एक छोटे से शहर में सुनीता अपनी दो बेटियों के साथ रहा करती थी, जिनका नाम पायल और पलक था। पायल और पलक दोनों ही समझदार और मुंहफट लड़कियां थी। वो दोनों ही कॉलेज में पढ़ती और उनका लास्ट ईयर चल रहा था। ये कैसे कपड़े पहनकर तुम दोनों कॉलेज जा रही हो? तुम्हारे बाप ने देख लिया ना तो मुझे भी डांटेंगे। मम्मी, पापा को बताएगा कौन? मम्मी, आप इतना परेशान मत होया करो, ये तो आजकल का फैशन है। मेरी तो बात सुनती ही नहीं हो अब तुम दोनों, बड़ी जो हो गई हो। अरे अब तो ऐसे कपड़े पहनना छोड़ दो। मम्मी, कहा ना आजकल का फैशन है ये। और कॉलेज क्या हम बहन जी बनकर जाएं? हाँ मम्मी, पलक सही बोल रही है। कॉलेज अगर बहन जी बनकर जाएंगे ना तो सभी बच्चे हमारा मजाक बनाएंगे। ऐसा बोलती हुई दोनों कॉलेज के लिए चली जाती है। ऐसे ही कई दिन निकलते हैं। अब उन दोनों के एग्जाम चल रहे थे। सुनीता उनके कमरे में जाकर बोलती है, तुम दोनों तो बस फोन ही चलाती रहती हो। एग्जाम चल रहे हैं, कोई कह सकता है क्या तुम दोनों के? मम्मी, इतनी देर से तो पढ़ ही रहे थे, अभी तो फोन चलाने बैठे हैं। मम्मी, आपकी पलक इतनी होशियार है ना कि बिना पढ़े भी एग्जाम दे सकती है। बहुत बोलती हो तुम दोनों माँ के साथ। सही है, जब ससुराल जाओगी ना तब पता चलेगा। मम्मी, आपको हमारी बातें इतनी ही बुरी क्यों लगती है? आपको क्या लगता है हम बहुत बोलते हैं या हम बेशरम है? अब तुम्हारे एग्जाम खत्म होने के बाद तुम घर के काम सीख लो, फिर तुम दोनों की शादी भी करनी है। सुनीता ये कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही उनके एग्जाम भी पूरे हो जाते हैं और उनके लिए विवेक और रवि का रिश्ता आता है। दोनों भाई थे और उनकी माँ ममता देवी को पलक और पायल दोनों ही पसंद आ जाती है और वो दोनों बेटों की शादी पूरे रीति रिवाज से उन दोनों से कर देती है। बहू, तुम्हारा स्वागत है हमारे घर में। घर के इस कलश को अपने दाहिने पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। पलक उस कलश को हाथ में उठाकर अंदर ले आती है। मम्मी जी, आप इतने सारे अनाज में लात क्यों लगवा रही हैं हमसे? ये अनाज काम आ सकता है। बेटा, यही तो रस्म है। पायल अपना घूंघट ऊपर हटाते हुए बोलती है। मम्मी जी, आपकी ये सारी रस्मों में तो मेरा दम निकल जाएगा, इतनी गर्मी लग रही है इस घूंघट में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे अपना घूंघट ऊपर करने की? मम्मी, मुझे घूंघट लेने की आदत नहीं है। मैं इतनी देर से घूंघट में हूँ, मैं और घूंघट नहीं ले सकती। ये सब वहाँ के मेहमान देख रहे होते हैं और दोनों बहू को बहुत ही बेशर्म कहने लगते हैं। पायल और पलक दोनों ही अपने कमरों में चली जाती हैं। उसके बाद दूसरे दिन सुबह होती है। पायल ब्लैकलेस ब्लाउज और पलक शॉर्ट ड्रेस पहनकर सबके सामने आ जाती है। अरे ये क्या पहना है तुम दोनों ने? बड़े घर की बहू को ये सब पहनना सूट करता है क्या? अरे मम्मी जी, आप कितनी ओल्ड फैशन है। ये बात तो तुमने सही कही पायल। मम्मी जी बहुत ओल्ड फैशन है। हाँ, मैं ओल्ड फैशन हूँ। संस्कार नाम की भी कोई चीज होती है। शर्म तो तुम दोनों में है ही नहीं। ममता की बात को वो दोनों नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद विवेक और रवि पायल और पलक को हॉल में बुलाते हैं। पायल, इधर आओ। अभी आ रही हूँ। पलक, तुम भी इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। आती हूँ जी। दोनों ही बहनें हॉल में आती हैं तो अपने अपने पतियों को वहाँ गुस्से में खड़ा हुआ देखती हैं। क्या हुआ विवेक जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? बताइए, आप दोनों को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम्हें नहीं पता कि हम गुस्से में क्यों हैं? अरे क्या हुआ है, सही से बताइए। जब तुम दोनों से माँ ने एक बार बोल दिया कि ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, पर तुम दोनों मानती क्यों नहीं हो? मैं आपको बता दूं, हम दोनों ऐसे घूंघट में नहीं रहने वाले। हम जो भी पहने हमारी मर्जी। ऐसा बोलकर दोनों वहाँ से चली जाती हैं। भाई, ये दोनों नहीं मानेंगी, ये दोनों तो बेशर्म है। विवेक और रवि दोनों ही समझ गए थे कि उनकी पत्नियां बेशर्म तो है ही और थोड़ी बिगड़ी हुई भी है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और वो दोनों रोजाना शॉर्ट ड्रेस पहनकर, तो कभी बैकलेस ब्लाउज पहनकर, कभी डीप नेक सूट पहनकर सबके सामने आ जाती थी और ये सब ममता को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन उनकी बुआ सास उनके घर आती है, जिसका नाम मधु होता है। अरे भाभी, कहाँ हो तुम? अरे बुआ जी, आप, नमस्ते। पायल अपनी बुआ सास को देखकर नमस्ते करते हुए पैर छूने लगती है। तभी वहाँ पलक भी आ जाती है। नमस्ते बुआ जी, आप कब आई? नमस्ते नमस्ते, तुम्हारी सास कहाँ है? वो मम्मी जी अभी पड़ोस में ही गई हैं, आती होंगी। अच्छा, और बताओ, तुम्हारी सास तुम्हें परेशान तो नहीं करती ना? नहीं बुआ जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे छुपाओ मत, मैं भी तुम्हारी बुआ सास हूँ। ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता भी तो हम आपको क्यों बताते? आप होती कौन है हमारे घर में बोलने वाली? भाभी सही बोलती है, तुम दोनों के बारे में बेशर्म हो। अच्छा, तुम बताओ या मत बताओ, आपको पता है ममता तुम दोनों पर रोक टोक करती है और तुम्हें परेशान भी रखती है। मेरी एक बात मानोगी? जी बोलिए। अपने अपने पतियों को लेकर अलग हो जाओ या तो अपनी सास को ही घर से निकाल दो। अच्छा, तो आप चाहते हैं हमारे परिवार में फूट पड़ जाए? जैसे आपकी बहू और बेटों ने आपको निकाल दिया है, ऐसे ही हम भी मम्मी जी को निकाल दें? अरे रे रे, बहुत
बोलती हो तुम तो, अपनी जुबान पर लगाम दो। क्या बोल रही हो तुम? सही तो बोल रही हूँ, हम तो बेशरम हैं और आप बेशरम के साथ बदतमीज भी हो। हमारे तो सिर्फ कपड़े छोटे हैं और आपकी सोच छोटी है। ये सब उनकी सास ममता दरवाजे पर खड़ी सुन रही होती है। मम्मी जी आप कब आई? जब मधु तुम्हें अलग होने की सलाह दे रही थी। अरे भाभी, मैंने सब सुन लिया, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। सही कह रही थी पायल, इनके तो सिर्फ कपड़े छोटे हैं और लोगों की तो सोच ही छोटी होती जा रही है। भाभी आप गलत समझ रही हो, मैं तो बस। मधु निकल जाओ मेरे घर से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर निकालूं। मधु इस समय उनके घर से चली जाती है। अब ममता देवी को समझ आ गया था कि उसकी बहुएं बेशरम जरूर है पर बेहया नहीं। मुझे माफ कर दो तुम दोनों, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हें कितने ताने दिए। मम्मी जी आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ मम्मी जी आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। हम छोटे कपड़े तो पहनते हैं पर हमारी सोच छोटी नहीं है। सही कह रही हो बहू, आज के बाद मैं तुम पर कोई रोक टोक नहीं करूँ। जो मर्जी आता है वही पहनो और वही करो। इसके बाद ममता देवी कभी भी पायल और पलक को किसी भी बात के लिए उन्हें बेशर्मी का ताना नहीं देती। पायल और पलक भी ममता की बहुत इज्जत करती और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी है गोरखपुर के छोटे से गांव की, जहां भूमि अपनी माँ सविता के साथ रहा करती थी। भूमि बहुत सुंदर, पतली सी और घमंडी लड़की थी। भूमि तुझे कॉलेज नहीं जाना है क्या? आज तो तेरा कॉलेज में आखिरी दिन है मेरी बच्ची। जाना है ना मम्मी? जा, तुझे तो तैयार होने में भी बहुत देर लगती है। नहीं मम्मी ये तो गलत है, आपकी बेटी इतनी सुंदर है कि उसे तैयार होने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। ठीक है तू तैयार होके आ जा, मैं नाश्ता बनाती हूँ तुम्हारे लिए। भूमि तैयार होकर कॉलेज चली जाती है। सविता घर के काम कर रही थी, तभी उनकी पड़ोसन अनीता घर में आती है। अरे सविता बहन कहाँ हो? अरे सुनीता बहन तुम कैसी हो? कैसे आना हुआ आज? अरे कहाँ बताऊँ बहन, भूमि को जाते हुए देखा तो एक बात मन में आई, सोचा आपको आकर बता दूं। अरे बताओ ना बहना, क्या कहना है? भूमि सिर्फ आपकी ही बेटी नहीं हमारी भी बेटी है और भूमि अब बड़ी हो रही है तो भूमि के लिए एक रिश्ता है। आप बोलो तो बात करो। अरे बहन तुमने तो मेरे मुँह की ही बात छीन ली। ये बात करने में तो मैं तुम्हारे घर ही आने वाली थी। हमारी भूमि के लिए कोई रिश्ता हो तो बताना। अरे मेरी नजर में एक लड़का है, अच्छा कमाता है और खाता पीता परिवार है। तुम बोलो तो मैं अगले संडे लड़के वालों को बुला लेती हूँ। अरे हाँ ठीक रहेगा, तुम अगले संडे लड़के वालों को बुला लो, मैं घर में बात कर लेती हूँ तब तक। अनीता बात करके वहाँ से चली जाती है और सविता भूमि को उसके रिश्ते के बारे में बताती है। ठीक है मम्मी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। भूमि रिश्ते के लिए तैयार होती है और फिर एक दिन लड़के वाले भूमि को देखने आते हैं। लड़के का नाम रोहित होता है। रोहित मोटा सा लड़का था और वो अपनी माँ कलावती और पिता रवि के साथ भूमि को देखने आता है और कलावती, रवि और रोहित तीनों ही मोटे थे। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। आपका बेटा रोहित है ना ये? जी ये हमारा बेटा रोहित है। बेटा आपने कुछ ज्यादा ही वेट बढ़ा नहीं रखा है अपना? अरे वेट में क्या रखा है, दिखना भी तो चाहिए ना कि हम खाते पीते घर के हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। सविता मन में सोचती है ये तो ज्यादा ही खाते पीते परिवार का है। मेरे नाजुक सी बेटी इन सब के साथ में रहेगी कैसे? और खास सोचने लग गई हो सविता बहन, अपनी बेटी को तो बुलाइए। जी जी अभी बुलाती हूँ। बेटी भूमि चाय लेकर आओ मेहमानों के लिए। अपनी माँ की आवाज सुनकर भूमि चाय लेकर हॉल की तरफ आती है। भूमि इतनी सुंदर थी कि उसे देखते ही कलावती तो शादी के लिए हाँ कर देती है, पर रोहित उसे देखकर चुप हो जाता है और जैसे ही भूमि रोहित को देखती है तो बोलती है, तुम यहाँ कैसे? तुम तो वही हो ना छोटा हाथी? पतली छिपकली, चुप हो जाओ। रोहित और भूमि की ये लड़ाई देखकर सभी उन्हें देखने लगते हैं और कलावती बोलती है, अरे बेटा तुम तो बड़ी सुंदर हो पर तुम में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। माफ करना बहन, तमीज तो आपके बेटे को भी नहीं है। अरे चुप हो जाओ सब। तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? तुम पहले मिल चुके हो? हाँ पापा, ये भूमि मेरे कॉलेज में पढ़ती है। ये तो अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। तुम्हें भूमि पसंद नहीं है क्या? नहीं पापा, भूमि पतली जरूर है पर सुंदर भी तो है। भूमि बेटा तुम्हें रोहित पसंद नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है अंकल, रोहित तुम मुझे बहुत क्यूट लगते हो। जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते ही हो तो लड़ते क्यों हो? अरे हाँ बताओ बेटा, लड़ क्यों रहे हो? भूमि तो इतनी सुंदर है, मुझे तो देखता ही पसंद आ गई। बहन जी हमें ये रिश्ता मंजूर है। सविता रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और भूमि को समझाती है, रिश्ता अच्छा है
और रोहित को तू पहले से जानती है, खाते पीते परिवार के लोग हैं। मुझे तो लगता है तुझे सुखी रखेंगे। इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। ठीक है मम्मी। ऐसे ही रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है और सुंदर पतली सी भूमि अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। अरे आओ आओ भूमि बेटा, तुम्हारा ससुराल में स्वागत है। थैंक यू मम्मी। भूमि को जो भी दिखता वो कलावती को कहता कि इतनी सुंदर और पतली सी बहू आपको कहाँ से मिल गई, और अपनी तारीफ सुनकर भूमि और घमंड में आ जाती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और भूमि अपने ससुराल में एडजस्ट होने लगती है। और फिर एक दिन कलावती, रवि, रोहित सब लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी कलावती बोलती है, अरे भूमि तुम पराठे नहीं ले रही? मम्मी जी मैं इतना तेल वाला पराठा नहीं खाती। अरे तुम तो कमजोर हो, तुम्हें तो एक नहीं 2-4 पराठे खाने चाहिए। रोजाना लोगों को पता तो चले कि तुम भी खाते पीते घर की बहू हो। नहीं मम्मी जी, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना मजबूत नहीं है। खा लो भूमि, जब मम्मी इतना कह रही हैं। सबके कहने पर भूमि पराठा ले तो लेती है पर पराठा खाती नहीं है और फिर वो किचन में जाकर वो पराठा डस्टबिन में फेंक देती है और उसे उनके घर की नौकरानी रोकती है। बहू रानी जी, ये क्या कर रही हैं आप? तुम्हें क्या मतलब है इससे? तुम जाकर अपना काम करो। आप ऐसे पराठे क्यों फेंक रही हैं? अरे इतना ऑयली पराठा कौन खाता है? मुझसे इतना ऑयली पराठा नहीं खाया जाएगा। ये लोग खिलाकर मुझे मोटा करना चाहते हैं। बहू रानी आप इतनी पतली भी तो है। तुम चुप रहो। तुम्हें क्या पता जब इंसान पतला होता है तो कितना सुंदर लगता है। अरे बहू रानी, आप चाहे पतली हो या मोटी, सुंदर तो आप रहोगी ही। और आपको तो अच्छे से खाना चाहिए ताकि लोग बोल ना सके आपको। आपको पता है मोहल्ले में सब बोलते हैं कि आप सीख की तरह पतली हो। अच्छा ऐसी बात है, मैं भी सबको मोटी होकर दिखाऊंगी। ऐसा बोलकर भूमि चली जाती है और भूमि ज्यादा खाना शुरू कर देती है। फिर वो सब खाती है जो पहले नहीं खाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और फिर पतली भूमि अब मोटी होने लगती है और वो इतनी मोटी हो जाती है कि उससे कुछ भी काम नहीं हो रहा था। भूमि कहाँ हो तुम? भूमि कमरे में से आवाज लगाती है, जी रोहित जी अभी आई। जी रोहित जी आप आ गए ऑफिस से, क्या बोल रहे थे बताइए? पानी मांग रहा था। तुम इतनी देर में नीचे आई हो कि अब तो प्यास खत्म हो गई। तुमसे तंदुरुस्त होने के लिए कहा था, इतनी मोटी होने के लिए थोड़ी कहा था। ऐसा बोलकर रोती हुई कलावती और रवि दोनों हंसने लगते हैं और ये देखकर भूमि को बहुत बुरा लगता है। भूमि मेरे लिए भी एक गिलास पानी ला दो। जी मम्मी जी अभी लाती हूँ। भूमि पानी लेने किचन की तरफ जाती है। तभी कलावती रोहित से बोलती है, रोहित बेटा अब तो बहू मोटी हो गई है, इससे बोल के थोड़ी डाइटिंग कर ले। मोहल्ले में सभी लोग बातें बनाते हैं कि कितनी मोटी है ये। ये सुनकर भूमि को गुस्सा आता है और वो वापस आकर अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी आपके मोहल्ले वाले तो बहुत ही बुरे हैं। जब मैं पतली थी तब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अब मोटी हो गई हूँ तो वो लोग बातें बनाते हैं। उनसे बोलना, मैं उनके घर का नहीं खाती। बहू ये कैसी बातें कर रही हो तुम? और कैसी बातें करूँ मम्मी जी, आप ही बताइए। हाँ मम्मी, भूमि सही बोल रही है। मोहल्ले वालों को तो बातें बनाने के सिवा कोई काम नहीं। आप मोहल्ले वालों की बातों पर ध्यान ही क्यों दे रही हैं? भूमि मेरी पत्नी है, वो मोटी हो या पतली हो, इससे लोगों को कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। ये देखकर भूमि को बहुत अच्छा लगता है कि रोहित उसकी तरफ से बोल रहा है और उसके बाद से भूमि अपने खाने पर कंट्रोल करने लगती है और वो फिर से पतली और सुंदर हो जाती है।